प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत का पाठ 1 दोहराएंगे। विषय है बेटा ध्वनि। ये एक कविता है और इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11 फरवरी सन 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 में हुई थी बेटा। ओके। तो कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है और इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण भी किया गया है और जो भाषा है वो बहुत ही सरल है और भावपूर्ण है और तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में जो कवि का दृष्टिकोण है वो आशावादी है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है और यही इस कविता में दिखाया गया है। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति जो मानवीय संवेदना है उसको व्यक्त किया है, उसको दर्शाया है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव का जो भाव रहता है वो सब इसमें दर्शाया गया है और वह किस तरह प्रकृति से प्रेरणा ले सकता है। ओके बेटा, और जब हम इस कविता को पढ़ा था आपने, तो क्या है, हमारी आंखों के सामने जो है इसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। ओके, और इस कविता की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, ठीक है, जो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृति भाषा से जैसे के तैसे प्रस्तुत किए गए हैं। शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है और जो कवि हैं वो बहुत ही आशावादी विचार रखते हैं। वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी हैं, अर्थात उन्हें अपने जीवन से बहुत ही असहनीय उम्मीद है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है और यह सब जो है इस कविता में दिखाया गया है। ठीक है बेटा, इस कविता का जो सार है वो क्या है, कवि क्या मानते हैं कि उनका अंत कभी नहीं अर्थात अभी नहीं होगा, अभी अभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि जो है प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रहे हैं। कवि कहते हैं कि सूर्य को लाकर ये जो अलसाई हुई है था, जो नींद में है, उन कलियों को वे जगाना चाहते हैं और एक नई सुंदर सवेरे के बारे में लेकर आना चाहते हैं। कवि जो है प्रकृति के द्वारा जो निराश हो चुके हैं लोग, उनके जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं और कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी और खुशी को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर आदमी का जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत कभी नहीं होगा, अर्थात अभी नहीं होगा, अभी अभी तो उनके जीवन में वसंत आया है। जब तक वह सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते, उनका अंत तब तक नहीं हो सकता। ओके बेटा, तो आइए अब हम पढ़ते हैं बेटा, इसके शब्दार्थ करते हैं। सबसे पहले लर्न, लिसन टू मी केयरफुली बेटा। मृदुल अर्थात कोमल, पात पत्ता, गात अर्थात शरीर, निंद्रित सोया हुआ, नींद में सोया हुआ। प्रत्युष होता है बेटा प्रातःकाल। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ। लालसा कुछ पाने की चाह अर्थात इच्छा, कुछ पाने की जो इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, लालसा। आगे बेटा इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अब हम।
यस, प्रश्न नंबर 1 है बेटा, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश व उमंग है, अर्थात उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। ठीक है, उसके मन में अभी जोश है क्योंकि उसके जीवन में अभी खुशी ने ही प्रवेश किया था और वह अपने जीवन का अंत अभी नहीं करना चाहता था। तो वह उसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा रहा है? आशावादी। ठीक है, तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में नया जोश व उमंग है, वह आशावादी है, अभी उसे कई कार्य करने हैं, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है और उन्हें उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करना चाहता है। वह अपने रचनात्मक कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरना चाहता है। इज इट क्लियर बेटा? जैसे वसंत जब ऋतु आती है ना, तब क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, है ना, मौसम इतना सुहावना हो जाता है और सारी और पशु पक्षी जो हैं वो बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? ठीक है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है, क्योंकि जब जो कलियां हैं जब वो फूल बन जाएंगी, ठीक है, तो वो उन जो कलियां हैं उनको वो फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। क्लियर? इसलिए क्या करेगा? वह कलियों को हाथ लगाएगा और कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श, जो वसंत ऋतु का आगमन हुआ है ना, उसी स्पर्श से उसको वो खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। यहाँ जो कलियां हैं वो आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक हैं। अतः कवि जो नींद में पड़े युवक हैं उनको प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगाना चाहता है। उनके आलस्य को दूर भगाकर उनमें उत्साह का संचार करना चाहता है। इज इट क्लियर बेटा? लर्न हो गया आपको? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। इस ऋतु के आने पर, अर्थात जो वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है? सर्दी कम हो जाती है। तो इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है और मौसम जो है वो सुहावना हो जाता है। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं, अर्थात उसमें फल आ जाता है और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अतः राग, रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया है। ओके बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था।
इस ऋतु के आने पर आपको पता ही है, जब वसंत ऋतु आती है तो क्या हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अतः राग रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु जो है वो बहुत ही अच्छी मानी गई है और इसलिए इसे ऋतुराज कहा गया, अर्थात ऋतुओं का राजा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 5। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बेटा वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं। जब वसंत ऋतु आती है ना तो उस महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो इनमें से बेटा आपने किसी एक पर, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर आपने निबंध लिखना है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। यह कथन सत्य है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं, जैसे कि लस्सी, नींबू पानी आदि। ठीक है। सभी लोग गर्मी में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जब गर्मी होती है तो किस तरह के कपड़े पहनते हैं? वो सूती कपड़े, ठीक है, कॉटन के। और वहीं लोग शीत ऋतु अर्थात जब सर्दी की ऋतु होती है तो ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का सहारा लेते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। साथ ही ठंड से राहत पाने के लिए गर्म खाद्य पदार्थ, जो खाद्य सामग्री है, खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं वो खाते और पीते हैं। मौसम का प्रभाव हमारे क्रियाकलाप अर्थात जो भी हम दिन भर कार्य करते हैं उन पर भी पड़ता है। इज इट क्लियर? ओके बेटा, तो आपने बेटा पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर और इसके जो शब्दार्थ हैं वो भी आपने याद करने हैं। ओके बेटा, और बेटा इस कविता से जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू टाइप, वो बेटा आप खुद से फाइंड आउट करोगे और अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे। ओके बेटा, तो आपने इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं या किसी कविता को, सबसे पहले बेटा उसका विषय हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस पाठ के लेखक कौन है, यदि कविता है तो वो कौन सी है और उस कविता के कवि कौन है। इज इट क्लियर बेटा? तो जैसे आज हमने कविता कौन सी पढ़ी? ध्वनि। कौन सी कविता? ध्वनि। तो इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आपने इन बातों का बेटा ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।